हाँ, सेकंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा देती हूँ तुम लोगों को। न्यू भी है तो थोड़ा-सा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है? ये तो तुम लोग ने पढ़ नहीं रखा है, आवाज़ आ रही है ना? हुँ। हाँ, तो स्टेफ़ाइलोकोकस क्या होता है? ये स्टेफ़ाइलोकोकस जो होता है ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है जो कि कोकाई की कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। मतलब जो ओवल इन शेप्ड के प्रेज़ेंट होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा कोकाई है, ठीक है? तो जो स्टेफ़ाइलोकोकस है जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक स्टेफ़ाइल और कोकस। स्टेफ़ाइल का मतलब होता है बंच फ्रॉम जैसे कि ये बंच में प्रेज़ेंट है। और कोकस का मतलब होता है कोकाई जो कि ओवल इन शेप्ड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये बंच में प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो कमर्शियल्स होता है। कमर्शियल्स का मतलब होता है नॉर्मल फ्लोरा जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन डिसीज क्वेज नहीं करते, उनको हम कमर्शियल्स बोलते हैं। यानी कि वो ना तो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है और ना ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कमर्शियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्टेफाइलोकोकस होता है इसकी 3 सब स्पीशीज़ प्रेज़ेंट होती हैं। स्टेफाइलोकोकस की कितनी 3 सब स्पीशीज़ होती है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिक। ठीक है, ये 3 सब स्पीशीज़ होती हैं जो कि मेडिकली इम्पॉर्टेंट होती है। यही 3 सब स्पीशीज़ डिसीज़ क्वेज़ करने के लिए कैपेबल होती हैं। इसके अलावा जो जनरली हमारा स्टेफाइलोकोकस है, सिंपल स्टेफाइलोकोकस ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ये कोई डिसीज़ क्वेज़ नहीं करता। ठीक है, इसकी सब स्पीशीज़ जो होती हैं वो पैथोजेनिक होती हैं जो कि डिसीज़ क्वेज़ करने के लिए कैपेबल होती हैं। ठीक है। अब स्टेफाइलोकोकस होता क्या है? तो जनरली जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, या तो कोकाई पॉजिटिव की कैटेगरी होगी या फिर नेगेटिव की कैटेगरी होगी। जनरली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके ऊपर कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता। रॉबर्ट कॉश ने बताया कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। हमें स्टैनिंग के थ्रू उनके ऊपर कलर प्रोवाइड करना होता है, यानी कि हम डाई करते हैं तभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेन होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर वो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर के प्रति सेंसिटिव होगा तो पर्पल और वॉयलेट कलर कंटेन कर लेगा। अगर वो पॉजिटिव की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और वो नेगेटिव की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो रेड और पिंक कलर कंटेन करता है, ठीक है। अभी जो स्टेफाइलोकोकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे ग्रेप लाइक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। ग्रेप लाइक क्लस्टर मतलब कि अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना होती है वैसी संरचना में ये क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बना दिया अपन ने ग्रेप्स का बंच, ठीक है। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? ग्रेप लाइक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं? स्टेप फाइल, यानी कि बंच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है? तो पायोजेनिक लीजन क्वेज करता है। पायोजेनिक लीजन का मतलब होता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पस फॉर्मेशन के लिए जो होता है स्टेफाइलोकोकस वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमें पिंपल्स वगैरह हो जाती हैं जिसके अंदर पस का फॉर्मेशन होने लगता है, तो वो पस को फॉर्म करने के लिए, पस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इसकी 3 सब स्पीशीज होती हैं जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट होती है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक। ये तीनों ही स्पीशीज मेडिकली इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि पैथोजेनिक होती हैं।
कैसी होती हैं? पैथोजेनिक इन नेचर की होती हैं, जो कि डिसीज़्ड कॉज़्ड करने के लिए कैपेबल होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस की, सॉरी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो फर्स्ट स्पीसीज़ है, ये क्या करती है? पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज़ करती है। क्या करेगी? पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज़ करती है। सेकंड स्पीसीज़ है हमारी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। तो जो एपिडर्माइडिस होती है, ये स्किन में इन्फेक्शन कॉज़ करती है और स्किन में एज़ अ कमर्शियल्स फॉर्म में भी प्रेज़ेंट होती है। देन लास्ट आता है हमारा स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिक। ये जो सेप्रोफाइटिक होती है, ये क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का मतलब होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होता है ना? जब इसको मौका मिलता है तब ये बाहर आता है और हमारी बॉडी पर अटैक करता है। तीनों स्पीसीज समझ में आ गए? हेलो। ओके। जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जनरली वो ग्राम पॉजिटिव की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ग्राम पॉजिटिव क्या है? कोकाई है। ठीक है, ये ग्रैप लाइक क्लस्टर में प्रेजेंट होता है, यानी कि अंगूर के गुच्छे के समान संरचना में प्रेजेंट होते हैं। उसे हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, जो कि बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो स्टेफाइलोकोकस ये जो बंच के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, आगे दिखा देती हूँ। ये बंच फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बंच दिखाई दे रहा है, ग्रेप्स के समान ऐसे ब्रांच में ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है? तो ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। पायोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब है, ये पस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या करता है? ये पस का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस पढ़ रहे हैं अपन। स्टेफाइलोकोकस जो होता है, वो जनरली कमर्शियल्स होता है, एज अ नॉर्मल फ्लोरा की तरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो कोई डिसीज क्वाज नहीं करता। कमर्शियल्स मतलब कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन कोई डिसीज क्वाज नहीं करते। ठीक है, वो पैथोजेनिक नहीं, मतलब ना तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं और ना ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कमर्शियल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी 3 स्पीशीज़ होती हैं, जो कि मेडिकली इम्पॉर्टेंट होती है। मेडिकली इम्पॉर्टेंट 3 स्पीशीज़ है, जो कि पैथोजेनिक इन नेचर की होती हैं, जो डिसीज़ कॉज़्ड करने के लिए कैपेबल होती हैं। उसमें है फर्स्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक। नाम पढ़ने में आ रहे हैं? हेलो। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये क्या करता है? ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। पायोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब है पस का फॉर्मेशन करते हैं। देन स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस होती है। ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस क्या होती है? ये स्किन में प्रेजेंट होती है, या स्किन कमर्शियल्स या स्किन फ्लोरा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स की। तो स्टेफाइलोकोकस जो सेप्रोफाइटिक होती है, वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जब इसको मौका मिलता है तब डिसीज कोज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे बन के रहते हैं, बहुत मीठे बन के रहते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है, वो हम पर आकर अटैक करते हैं, ठीक है? हम कभी रियलाइज़ भी नहीं कर सकते कि वो लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे, ठीक है? तो ये जो बैक्टीरिया है, ये सेम वैसे ही होता है, ये हमारे साथ ही रहता है, ठीक है? नॉर्मल रहेगा कमर्शियल्स की तरह, ना तो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है बस हाँ, रहता है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में रहती हैं, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती और जिससे हमें कोई बेनिफिट भी नहीं होता, ठीक है? लेकिन ये जो स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिक है, ये अपॉर्चुनिस्टिक है। जब इसको मौका मिलेगा तब बाहर आएगी ये और हमारी बॉडी पर अटैक करेगी। इतना क्लियर? आगे बात करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसका हाल-ओ-हुलिया क्या होता है, ठीक है? हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सबसे पहले हमारे पॉज़िटिव होता है, ग्राम पॉज़िटिव, और किसकी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है? तो कोकाई की कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, यानी कि ओवल इन शेप्ड में जो प्रेज़ेंट होते हैं गोल-गोल, उसको हम बोलते हैं कोकाई। ठीक है? तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है, ये क्या होता है? एक कोकाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर, यानी कि ग्रेप्स के समान प्रेजेंट होता है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, वैसे ही प्रेजेंट होता है उसके क्लस्टर में। ठीक है? सम टाइम प्रेजेंट इन सिंगल चेन एंड शॉर्ट चेन।
कभी-कभी ये सिंगल चेन में प्रेज़ेंट होता है, छोटे-छोटे चेन में, और शॉर्ट चेन में भी प्रेज़ेंट होते हैं। सिंगल चेन और शॉर्ट चेन में ये प्रेज़ेंट होते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रेज़ेंट होता है, 3 से लेके 4 सेल प्रेज़ेंट होगी। अब ये हमें बंच दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब इस बंच में 8 से 10 कोकाई प्रेज़ेंट होंगे, जैसे कि एक बंच होता है हमारे ग्रेप्स का, ठीक है? उसमें बहुत सारे अंगूर जो होते हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं, तभी जाकर वो बंच बनता है, ठीक है? तो ये इस तरह से बंच बनाएँगे जिसमें बहुत सारे कोकाई प्रेज़ेंट होंगे, लेकिन कभी-कभी ये छोटा-सा ही बंच बनाते हैं, ठीक है? ऐसे जिसमें 2 से 3, 4, बस 5 ऐसी सेल प्रेज़ेंट होती है, इतने छोटे-छोटे से बंच भी ये बनाते हैं। देन आगे हम बात करें तो जो स्टेफ़ाइलोकोकस ऑरियस होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसमें मोटिलिटी प्रेज़ेंट नहीं होती, ये मूवमेंट नहीं करता, मतलब कि ये चलता-फिरता नहीं है, ठीक है? नॉन मोटाइल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। देन आगे हम बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी क्या होता है, ये स्पोर का प्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है? स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं करता ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन आगे हम बात करें तो ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, मतलब ये जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे प्रेजेंट है ओवल इन शेप्ड का। अब इसके ऊपर कैप्सूल की कोई आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, सिंगल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये अपने आप को किसी भी कैप्सूल में, किसी कवरिंग में या शीट के अंदर कवर करके नहीं रखता। नॉन कैप्सुलेटेड जो है ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है? आगे हम बात करें इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो 1 mm का इसका डायमीटर होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको ग्रोथ करने के लिए स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस भी में भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली ग्रो कर सकता है। इतना क्लियर? आगे हम देखते हैं इसके कल्चर के बारे में। तो कल्चर में क्या करते हैं हम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमें उसकी ग्रोथ लगानी होती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये कैसा होता है, हमारा एरोबिक इन नेचर का भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है? और फैकल्टेटिव एनारोब होता है, यानी कि स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर पाएगा, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो करता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी इजीली ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा, स्टेफाइलोकोकस ओलियस, इसको ग्रोथ कराने के लिए ऑर्डिनरी मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्डिनरी मीडिया में हमारा एग्जांपल है न्यूट्रिएंट अगार। जो न्यूट्रिएंट अगार हमारा सबसे बेसिक और सिंपल सा मीडिया है, ठीक है? जिस इसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड, अगार और डिस्टिल वाटर हम ऐड करके न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है वो प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो मीडिया होता है इसको हमें 37 डिग्री सी पर इंक्यूबेटर के अंदर हम इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो मीडिया है वो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है। देन हमें ग्रोथ लगानी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। तो कल्चर लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो मीडिया होता है उसको हमें इंक्यूबेटर में हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे क्या करना रहता है, इंक्यूबेट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम मीडिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जो कुछ मीडियाज़ होते हैं उनका यूज़ किया किया जाता है, तो उनका यूज़ जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनकी ग्रोथ को या उनकी सेल वॉल जो होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम मीडियाज़ का यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे कौन-कौन से मीडियाज़ यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे मीडियाज़ में है ब्लड अगार, मैकॉन्की अगार, सिलेक्टिव मीडिया, मेंटोल सॉल्ट अगार, मिल्क अगार। ये जो सारे मीडियाज़ होते हैं ये हमारे सॉलिड फॉर्म में प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्ट्रीकिंग करेंगे, स्टैबिंग करेंगे, उसकी हेल्प से हम इसको ईज़िली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मीडिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें ग्रोथ लगी हुई है, यानी क्या करा है, इसमें हमने स्ट्रीकिंग मेथड जो है वो परफ़ॉर्म करी है, ठीक है। तो स्ट्रीकिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ इस तरह से अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्लड अगार होता है वो ब्लड से समझ में आ रहा है, ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, तो रेड कलर में प्रेज़ेंट होता है। मैकॉन की अगार जो होता है वो हमारा पिंक रेड कलर में प्रेज़ेंट होता है। देन सिलेक्टिव मीडिया, हमारे अलग-अलग टाइप के हम सिलेक्टिव मीडिया यूज़ कर रहे हैं। सिलेक्टिव मीडिया में हमारे बहुत सारे मीडियाज़ आते हैं, जैसे शिज़ेला हो गया, शिज़ेला के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं हम एक्सएलडी अगार, एंटेरिक अगार, ये इन सभी के कलर जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। पेप्टोन, अब आगे हम बात करते हैं पेप्टोन अगार, सॉरी, पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर जो होता है, ये क्या होता है, पेप्टोन वाटर की जगह पर अगर ब्रॉथ भी लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है वो जो मीडिया है वो कैसा प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि क्या है, वो एक लिक्विड मीडिया है। पेप्टोन ब्रॉथ या पेप्टोन वाटर बोलेंगे, तो वो हमारा लिक्विड मीडिया
की कैटेगरी में आता है। देन न्यूट्रिएंट ग्रोथ, अभी अपन ने क्या देखा, न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है? ये हमारा प्रेज़ेंट है अभी न्यूट्रिएंट अगार, जो कि न्यूट्रिएंट अगार होता है अ, ये है अगार। जो अगार होता है वो कैसा होता है, हमारे सॉलिड फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? और यहाँ पर लिखा है ब्रोथ, यानी कि ऐसा प्रेज़ेंट होगा, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? इनके कंपोज़िशन सेम रहेंगे, लेकिन क्या क्या प्रेज़ेंट रहते हैं, दिखा देते हैं हम। जनरली क्या होता है, हमने जब मीडिया बनाया है, मीडिया बनाने के लिए क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पेप्टोन चाहिए होता है हमको, बीफ एक्सट्रैक्ट चाहिए होता है, सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है और अगार चाहिए रहता है। इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा जो मीडियाज़ होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? उसके बाद हमें लिक्विड मीडिया प्रिपेयर करना है। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब शो हो रही है? ओके। तो जब हमें लिक्विड मीडिया बनाना रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अगार को स्किप कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ब्रोथ प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं हमारे कल्चर कैरेक्टर्स की। तो हम मीडिया में जब हमने क्या करा, हमने कॉलोनी को लगा दिया, यानी कि जो हमारा सबसे पहले क्या करा हमने, ये हमारे एक पेटली प्लेट है, ठीक है? इसके अंदर हमारा मीडिया प्रेजेंट है। वो मीडिया कौन सा है हमारा, तो ये मीडिया है हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, ठीक है? इस न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के अंदर क्या करना है हमको, कल्चर लगाना है। तो कल्चर के लिए हम मेथड कौन से परफॉर्म करेंगे, तो इसमें हम करते हैं स्ट्रेकिंग, ठीक है? स्ट्रेकिंग मेथड की हेल्प से हमें इसमें क्या करना होता है, कल्चर को स्प्रेड करना होता है, यानी कि सैंपल को स्प्रेड करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है? इसकी कॉलोनी की बात करें तो अपन क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेकिंग कर रहे हैं। स्ट्रेकिंग करने के लिए हमारी मेथड कैसी होती है, सबसे पहले हम सैंपल लिया, हमने सैंपल को किस में ले लिया, इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से ले लिया। ये है हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप। इससे हमने सैंपल को ले लिया। सबसे पहले क्या बनाएँगे, हम स्मेल प्रिपरेशन करेंगे। स्मेल प्रिपेयर कर लिए। स्मेल प्रिपेयर करने के बाद हमको बनाना रहता है प्राइमरी इनोक्यूलेशन, ठीक है? प्राइमरी इनोक्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी इनोक्यूलेशन, टर्शियरी इनोक्यूलेशन, क्वाaternary इनोक्यूलेशन, देन फिट एंड टैलेंट स्ट्रक्चर बनाकर हम छोड़ देते हैं, ठीक है? इस तरह से हमने क्या करनी है, इसकी ग्रोथ लगानी है, यानी कि इस तरह से हम इसका कल्चर लगाएँगे। कल्चर लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 37 डिग्री सी पर इंक्यूबेटर के अंदर हम इसे इंक्यूबेट करेंगे। ये जो अगर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट है, कौन-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। अच्छा, हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब वो पैथोजेनिक है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्टेफाइलोकोकस तो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, यानी कि कमर्शियल से आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है तो स्टेफाइलोकोकस तो रहेगा ही रहेगा। अगर बीमारी हो रही है तो उसकी 3 सब स्पीशीज स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एपिडर्माइडिस और सेप्रोफाइटिक्स प्रेजेंट होगी। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है? बताइए। हेलो। हेलो। हाँ। इन्फेक्शन कॉज़ होगा, ठीक है? तो वो क्या होती है, हमारी पैथोजेनिक की कंडीशन होती है। और जो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, वो तो कमर्शियल से है ही हमारी बॉडी में, वो कोई बीमारी कॉज़ नहीं करेगा, बस वो रहता है, ठीक है ना? तो क्या होता है, इस कंडीशन में हम इसकी कॉलोनी को देखते हैं। अब हमने ग्रोथ लगा दी, जहाँ-जहाँ पर आपने क्या करा, कॉलोनी को स्प्रेड करा। जहाँ-जहाँ पर आपने सैंपल को स्प्रेड करा है, वहाँ-वहाँ पर क्या होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो फंगस के फॉर्म में ग्रोथ करता है। जैसे कि खाने को अगर हम 2-3 दिन तक किसी बर्तन में पैक करके रख दें, उसके अंदर जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो नहीं जा सके, तो क्या होगा, वो खाना खराब हो जाएगा, है ना? उसके अंदर क्या आ जाती है, फफूंद आ जाती है, तो यानी क्या हो गया, वो फंगस का फॉर्मेशन हो गया। तो वैसी जो ग्रोथ होती है, खाना खराब हो जाने के बाद जो उसमें दिखाई देता है अपीयरेंस, वैसे ही अपीयरेंस आपको यहाँ डिटेक्ट होने लगेगा। इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट था और उसने क्या करी, ग्रोथ कर लिया।
ठीक है? अब आगे हम बात करें तो इसकी जो कॉलोनीज़ होती है, कॉलोनीज़ इस तरह से इसकी अलग-अलग कॉलोनीज़ प्रेज़ेंट होंगी, ठीक है? अब उस कॉलोनी को हम उठा के देखेंगे, कॉलोनी को क्या करा, इस इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से आपने उठा लिया, स्लाइड के ऊपर लगाया, लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिनेशन करेंगे, तो माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिने सिंपल से अपने कॉलोनी को उठा के माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, देखेंगे तो क्या होगा, ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है, वो नेचुरल अवस्था में इसका जो नेचुरल कलर कलर है, वो गोल्डन येलो कलर का होता है। यानी कि कैसा प्रेज़ेंट होगा, नेचुरल कलर इसका गोल्डन येलो कलर, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है? हम लोग के सबके अपने-अपने नेचुरल कलर हैं, ठीक है? ऐसे ही जो स्टेफाइलोकोकस होता है, उसका भी नेचुरल कलर है, वो नेचुरल कलर में गोल्डन येलो कलर का मतलब लाइटली प्रेज़ेंट होता है। जब हम इसे स्टैन करेंगे, स्टैनिंग के थ्रू, तो क्या करेगा ये पर्पल वॉयलेट कलर कंटेन कर लेगा, ठीक है? तो इसकी कॉलोनी को जब हम माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट करते हैं तो उसका डायमीटर होता है 2 से 4 एमएम का, ठीक है? इसकी जो कॉलोनीज़ होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर कॉलोनीज़ होती है इसमें, ठीक है? अपीयरेंस कैसा होता है इसका? स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्लाइम स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ अपीयरेंस होता है इसमें, रफ अपीयरेंस प्रेज़ेंट नहीं होता। ठीक है? उसके बाद क्या होता है ये ओपेक होता है, ठीक है? 1 मिनट। ओपेक इन नेचर का होता है। ओपेक इन नेचर का मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हम जिसके आर-पार हम नहीं देख सकते, उसको हम बोलते हैं ओपेक, ठीक है? उसके बाद ईज़िली इमल्सिफेबल, यानी कि इसकी जो ग्रोथ आ रही है, इसकी जो कॉलोनी आ रही है, हम इसको किसी भी चीज़ में आसानी से घोल सकते हैं, यानी कि ईज़िली ये घुलनशील होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्लाउड ऑफ कॉलोनीज़ आर गोल्डन येलो पिगमेंट, मतलब इसकी जो कॉलोनी है, इसका जो नेचुरल अपीयरेंस है, ठीक है? नेचुरल अपीयरेंस को हम देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? गोल्डन येलो कलर का। लेकिन जब आप इसको स्टेन करेंगे, स्टेनिंग के थ्रू, यानी जैसे हमारी फर्स्ट स्टेन होती है ग्राम स्टेनिंग, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसके डिस्टिंग्विशन के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, बैक्टीरिया के कलर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कि पॉजिटिव है तो पर्पल वॉयलेट कलर कंटेन करेगा और नेगेटिव है तो रेड पिंक कलर कंटेन करेगा। तो जब हमें स्टेनिंग के थ्रू, यानी कि एक्सेस स्टेनिंग, बाहरी तौर से हम इसमें क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हमें सॉरी पर्पल कलर का दिखाई देगा, और जब ये हमने इसे स्टेन नहीं करा है तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, गोल्डन येलो कलर का। इतना क्लियर? हाँ, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव है ना, तो जब अब हम इसे स्टेन करेंगे स्टेनिंग के थ्रू, तो स्टेन करोगे ना आप, तो ये पर्पल कलर का दिखाई देगा, जैसे कि हमने आपको अभी इधर दिखाया है, ये ऐसा दिखाई देगा जब आप उसे स्टेन करोगे तो। और जब आप इसे स्टेन नहीं कर रहे हो, स्टेनिंग मेथड होती है हमारी, क्या करना है, सबसे पहले हमने हमारा कल्चर मीडिया है, ठीक है? ड्रॉ करके समझा देती हूँ। ये हमारी प्लेट है, इसके अंदर क्या प्रेज़ेंट है, हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब ये जो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, उसकी कॉलोनी को हम लेंगे, लेने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, इसमें पूरे में ये स्प्रेड हो गई, ठीक है? पूरे में स्प्रेड हो गई, इसमें ग्रोथ आ गई। अब ये इसकी ग्रोथ को उठा कर के हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एक स्लाइड के ऊपर क्या करा अपन ने, ग्रोथ डाली, यहाँ से ग्रोथ उठाई, किससे, इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से ग्रोथ को उठा लिया। उठाने के बाद स्लाइड के ऊपर रखा, 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर की डालें ताकि वो थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। फिर कवर स्लिप से हम इसको कवर करेंगे और माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिनेशन करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिनेशन करेंगे ना, तो शेप जो है उसका ठीक इसी तरह से दिखाई देगा। ये जो ओवल शेप्ड का दिखाई दे रहा है, शेप वैसा ही होगा, लेकिन कलर कैसा होगा? लाइट गोल्डन येलो कलर का। अब ये तो सिंपल हो गया, आपने इसको स्टेन नहीं करा, सिर्फ कल्चर लगाया, ग्रोथ उठाई, माइक्रोस्कोप में देखा। अब जो ग्रोथ आई है, उस ग्रोथ को उठा के जैसे हम पूरी स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, हमारा क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन करेंगे, फिर ग्राम आयोडीन से स्टेन करेंगे, फिर हमारा सल्फेनिन, डिकोलाइज़र, प्रोपेनॉल, पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करी, स्टेनिंग कर ली। तो स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, उसमें कलर प्रोवाइड करना होता है। जब आप स्टेन करेंगे तो इसमें कलर प्रोवाइड होगा, तब आपको दिखाई देगा इस कलर में। ठीक है? वॉयलेट कलर का तब ऑब्ज़र्व होगा, और जब आप इसे स्टेन नहीं कर रहे हैं तो कैसे दिखाई देगा? गोल्डन येलो कलर का। अब क्लियर? हुँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया हो गया कि उसमें हमें किस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है, इसका नेचुरल कलर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया जो होता है वो प्रेज़ेंट होता है। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, आप बड़ी ही आसानी के साथ इसे बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है? बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं और ग्रोथ भी हम अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट मीडिया है, नेक्स्ट मीडिया का नाम है हमारा मेक कॉन्की अगार मीडिया।
ये जो मैकॉन की अगार मीडिया है, ये हमारा पिंक कलर में प्रेजेंट होता है। दिखाई दे रहा होगा आपको, पिंक अपीयरेंस आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा मैकॉन की अगार मीडियाज है, ठीक है। अब इसमें क्या करना रहता है, अपन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखनी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेम कॉलोनी को अपन स्प्रेड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी इनोकुलेशन बनाएंगे विथ एंड टैलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा ये क्या है, एक बैटरी प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर मीडिया कौन सा प्रेजेंट है, मान लेते हैं हमारा ये मीडिया प्रेजेंट है, मैकॉन की अगार मीडिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने सैंपल लिया, यानी कि मान लेते हैं जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, मान लेते नहीं है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो क्या करता है, पिंपल्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये क्या है, आपकी स्किन है, यहाँ पर क्या बना दिया उसने, पिंपल्स बना दिया, ठीक है। अब इस पिंपल्स के अंदर क्या हो गया, पस बन गया, यानी पस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो पस बना है, इसमें कौन प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस प्रेजेंट है। अब इस पस को आपने उठाया, किससे, स्वैब की हेल्प से, स्टेराइल स्वैब की हेल्प से हमने इस पस को ले लिया, या फिर हम इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से भी हम इसे ले सकते हैं, वुड स्टिक, ग्लास रॉड, इनकी हेल्प से हमने सैंपल को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हमारी ये कल्चर प्लेट है, इसके अंदर हमारा ऑलरेडी मीडिया प्रेजेंट है, मीडिया को ड्रॉ करके बताने की जरूरत तो नहीं, मीडिया यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये मीडिया इधर प्रेजेंट है, अपन यहाँ सिर्फ मेथड शो करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सैंपल ले लिया हमने, ये सैंपल प्रेजेंट है हमारा किसमें, इसमें स्वैप में, ठीक है। यहाँ से अपन ने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस तरह से स्मेल प्रिपरेशन करनी होती है, स्मेल प्रिपरेशन हो गई हमारी। स्मेल प्रिपरेशन के बाद हमको प्राइमरी इनोकुलेशन बनाना है, प्राइमरी इनोकुलेशन ये मेथड है हमारी स्ट्रीकिंग। फिर सेकेंडरी इनोकुलेशन हमको बनाना है, सेकेंडरी इनोकुलेशन के बाद हमारा बनता है टर्शरी इनोकुलेशन, टर्शरी इनोकुलेशन के बाद होता है हमारा क्वार्टिनरी इनोकुलेशन। फिर लास्ट में फिथ एंड टैलेंट स्ट्रक्चर हम बना करके छोड़ देते हैं। इस तरह से क्या करना होता है, हमें मेथड जो होती है उसे परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। ये हमारी मेथड है। अगर आपको सिंपल सी ग्रोथ देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो हमारी पेट्री प्लेट है, आप उसको इस तरह से भी सैंपल को स्प्रेड कर सकते हैं, इस तरह से सैंपल को स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब आप सैंपल को स्प्रेड कर रहे हैं, सिर्फ आपको ग्रोथ देखना है, आपने उसमें मेथड परफॉर्म नहीं की। लेकिन हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। आगे हम बात करते हैं जो मेकॉन की अगार मीडियाज़ है। मेकॉन के अगार मीडियाज़ में क्या करेंगे, अपन ने कॉलोनी लगा दी, कॉलोनीज़ लगाने के बाद अपन क्या करते हैं, 24 आवर्स का इसमें वेट करते हैं। 24 घंटे के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा। ये जो ऊपर ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये ग्रोथ कब आएगी, 24 आवर्स में आ जाएगी। जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, बैक्टीरियाज को ग्रोथ करने के लिए 24 आवर्स का समय लगता है। उसके अलावा जो फंजाई होते हैं, फंजाई को ग्रोथ करने के लिए 5 से 7 दिन का, 5 से 10 दिन का टाइम लगता है। देन जो पैरासाइट होते हैं, उनको कई वीक्स का समय लगता है उनको ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जब इस कॉलोनी होती है, इसको हम डिटेक्ट करेंगे, इसको उठा के माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे, तो कैसी दिखाई देगी, स्मॉल दिखाई देगी। साइज इसका कैसा होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। पिंक कलर का फॉर्मेशन होगा, इसमें पिंक कलर की कॉलोनी ऑब्जर्व होगी, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मीडिया है वो कैसा है, पिंक कलर का। मेकॉन के अगार जो मीडिया होता है वो हमेशा पिंक कलर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो कॉलोनीज मेकॉन के अगार मीडिया में अपन ने कॉलोनी को लगा दिया है, तो ये क्या करती है, लैक्टोज का फर्मेंटेशन करती है, यानी कि लैक्टोज को फर्मेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट मीडिया है हमारा, ये मेकॉन की अगर मीडिया हो गया, नेक्स्ट मीडिया है हमारा पेप्टोन वाटर, यानी कि कैसा है, ब्रोथ, ठीक है, यानी कि लिक्विड मीडिया है, ठीक है। जो कैसा प्रेजेंट होगा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये रहा आपका मीडिया। ये क्या है, हमारा पेप्टोन वाटर होता है। अब हम सॉलिड मीडिया की बात कर रहे थे, तो सॉलिड मीडिया, ये आपका सॉलिड मीडिया, इसमें आप इजीली स्ट्रीकिंग परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, हम ब्रोथ देख रहे हैं, यानी कि लिक्विड मीडिया देख रहे हैं। अब ये जो लिक्विड मीडिया होता है, इसको कहाँ लगाना होता है, हमको टेस्ट ट्यूब में या फिर बॉटल में हमें इसको का कल्चर लगाना होता है। तो ये हमारी क्या प्रेजेंट है, एक टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी हमारा पेप्टोन वाटर जो है इसमें प्रेजेंट है। अब हमने स्टेराइल स्वैब की हेल्प से या ग्लास रॉड की हेल्प से सैंपल को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद जो हमारी कल्चर मीडिया यहाँ तक प्रेजेंट है, इस कल्चर मीडिया के अंदर क्या करना है, हमें सैंपल को डिप कर देना। सैंपल हमारा इजीली मीडिया के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है।
इसके अंदर आ गया। तो ये जो अपन ने अंदर डाला है उसको, तो ये मेथड जो है वो क्या कहलाती है, हमारी स्टैबिंग मेथड कहलाती है। यानी हमने अंदर की ओर क्या करा, उसको डीप कर दिया, स्टैब कर दिया। तो ये हमारी जो मेथड है वो स्टैबिंग मेथड कहलाती है। जब हम पेप्टोन वाटर में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें जो ग्रोथ आती है वो ग्रोथ कैसी होती है, उसमें टर्बिडिटी दिखाई देती है, यानी कि धुंधलापन दिखाई देता है। और धुंधलापन कैसा होता है, यूनिफॉर्म, यानी कि ये जो पूरा जहाँ पर आपका मीडिया है, इस पूरे मीडिया में एक समान आपको धुंधलापन देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर? हेलो। आगे बात करते हैं हम इसके बायोकेमिकल टेस्ट की। तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ये कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव होता है, इसमें ऑक्सीडेस टेस्ट जो होता है वो हमारा नेगेटिव आता है। कोगुलेस टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। इंडोल टेस्ट हम लगाएंगे, इसका तो नेगेटिव होगा। मिथाइल रेट टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है इस कंडीशन में। और बाइल सोलिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, किस तरह से हम उसको पूरे परफॉर्म करते हैं, ये हमारा एक पूरा अलग ही टॉपिक है। हम इसको किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिकल टेस्ट हमें किस तरह से परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखें कि स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस होता है उस कंडीशन में हमारा क्या क्या पॉजिटिव आता है और क्या नेगेटिव आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो वो कहाँ कहाँ पर रेजिस्ट होता है। तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो सर्वाइव करता है ड्राइड पस में, यानी कि जो सूखा पस होता है। ठीक है, उस सूखे पस में भी ये 2 से 3 महीनों तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिव टू 62 डिग्री सी फॉर 30 मिनट, यानी कि 62 डिग्री सी पर सेंसिटिव होता है। 30 मिनट तक आप इसको इंक्यूबेट करेंगे, 62 डिग्री सी पर रखेंगे तो ये सेंसिटिव होगा। या 80 डिग्री सी पर आप इसे इंक्यूबेट करेंगे तो भी यह सेंसिटिव रहता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कैसा डीप टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि सूखे पस में भी 2 से 3 महीने तक जिंदा है। और ऊपर से आपने इसको 62 डिग्री सी पर हीट कर दिया तब भी ये नहीं मर रहा। अगर 80 डिग्री सी पर 1 घंटे के लिए भी आप उसको हीट करोगे तो भी नहीं मरेगा, है ना? तो ईज़िली किल नहीं होता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इसका जो है वो कैसा प्रेज़ेंट होता है ना? तो इसमें बहुत सारी स्ट्रैंसेस प्रेज़ेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, कैप्सूल को कंटेन करती हैं। कुछ स्ट्रैंड्स होती हैं जो कैप्सूल को कंटेन करती है, यानी कि उसमें कैप्सूल की आउटर कवरिंग प्रेज़ेंट होती है। और कुछ स्ट्रैंड्स ऐसी होती है जिसमें कैप्सूल्स की आउटर कवरिंग जो होती है वो प्रेज़ेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल मेड अप बाय पेप्टोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड और प्रोटीन ए, यानी कि जो इसकी सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो किस-किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड और प्रोटीन ए से मिलकर बनी होती है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो जनरली जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में ही हमारा स्टेफाइलोकोकस के अंदर की बात है। ठीक है, उसकी जो एंटीजन का स्ट्रक्चर है ऑरियस का, उसकी जो सेल वॉल है हम उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या प्रेज़ेंट होता है, हमारा येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा साइटोप्लाज़्म। ठीक है, उसके बाद बाहर की ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हम उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद मतलब फर्स्ट लेयर जो होती है वो किसकी होती है, हमारी साइटोप्लाज्म की। सेकंड लेयर जो प्रेजेंट होती है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद जो थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है वो थर्ड लेयर होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड की लेयर होती है। उसके बाद फोर्थ लेयर जो प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। देन फिफ्थ लेयर जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारा कैप्सूल। तो कुछ स्पीशीज़ में कैप्सूल प्रेज़ेंट होता है, कुछ स्पीशीज़ में ये वाली लेयर प्रेज़ेंट होगी, बाकी सब में ये लेयर प्रेज़ेंट नहीं होती है। ठीक है, अभी इन सभी को की बात करें तो ये जो सभी लेयर हैं इनको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर समझ में आया? ओके। आगे बात करते हैं हम इसके टॉक्सिन्स की। तो इसमें ये कौन-कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है, क्या करती है, इसमें कौन-कौन से टॉक्सिन्स प्रेज़ेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉक्सिन होता है वो हमारा अल्फ़ा टॉक्सिन होता है, बीटा टॉक्सिन होता है, गामा टॉक्सिन प्रेज़ेंट होते हैं और डेल्टा टॉक्सिन्स होते हैं। इन सभी का क्या करती है, हिमोलाइसिन करती है, यानी कि हिमोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है वो इन टॉक्सिन्स से होती है। यानी कि ब्लड सेल्स को तोड़ना, उसका ब्रेक डाउन करना इनके थ्रू होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ल्यूकोसिडिन, एंटेरोटॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स जो डिसीज़ होती है उन सभी को क्रिएट करने के लिए क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसमें कौन-कौन से एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो उसमें प्रेज़ेंट होता है कोगुलेस, फॉस्फेटेस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लेस जो एंजाइम होते हैं, ये सभी एंजाइम क्या होते हैं उसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस मतलब क्या कर उसकी डिसीज़ कॉज़िंग कंडीशन कि कौन-कौन सी बीमारी हो रही है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि कौन-कौन सी बीमारी होती है ना? तो जनरली जो स्टेफ़ाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है, ये क्या करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज़ करता है। मतलब मतलब बताइए? सुन रहे हो? हुँ। हाँ, पस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इट कॉजेज़ वेरियस टाइप ऑफ डिसीज़ मतलब जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ये वेरियस टाइप के डिसीज़ कॉज़ करने के लिए कैपेबल होता है। कौन-कौन से डिसीज़ कॉज़ करता है? तो इसमें क्यूटेनस इन्फेक्शन होता है, यानी कि हमारी जो बॉडीज़ होती है, उसमें हमारे सुपरफिशियल टिश्यूज़ प्रेज़ेंट होते हैं, यानी कि हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर इन्फेक्शन कॉज़ करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? उसके बाद उसके बाद ये डीप इन्फेक्शन कॉज़ करता है, यानी कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज़ करता है। फूड पॉइज़निंग कॉज़ करता है। बेसिकली जो हम खाना होता है वो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, लेकिन जब हमें फूड पॉइज़निंग की कंडीशन क्रिएट होती है तो यही फूड जो होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिन्स का वर्क करने लगता है ना, यानी कि पॉइज़निंग क्रिएट होने लगती है। उसके बाद नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन मतलब कि हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट में आने से होने वाले इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड HAI इन्फेक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है? गाइस कहाँ से करूँ? ठीक है? हॉस नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करता है स्किन एक्सफोलिएटिव डिसीज़ कॉज़ करता है। स्किन एक्सफोलिएटिव डिसीज़ क्या होती है? स्किन एक्सफोलिएटिव डिसीज़ मतलब हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। तो ये छाले बना देने के लिए भी स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट में आता है टॉक्सिन शॉक्सन ड्रॉप जिसे हम TSS भी कहते हैं, यानी कि ये क्या करता है ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, अब हम एक-एक को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा क्यूटेनस इन्फेक्शन, ठीक है? क्यूटेनस जो डिसीज़ होती है वो क्यूटेनस डिसीज़ में क्या आता है सबसे पहले हमारा आता है पस्ट्यूल्स और बॉयलर्स। पस्ट्यूल्स मतलब होता है हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर हम क्यूटेनस इन्फेक्शन देख रहे हैं। क्यूटेनस इन्फेक्शन मतलब क्या? सुपरफिशियल होने वाला इन्फेक्शन, ठीक है? तो ये सुपरफिशियली होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारी जो स्किन है उसके ऊपर इस तरह से पिंपल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? उसके अंदर ये पस दिखाई दे रहा, पस बन गया, इस पस में क्या प्रेज़ेंट है आपका स्टेफ़ाइलोकोकस प्रेज़ेंट है। बॉयलर्स का मीन्स मतलब हमारी स्किन पर पिंपल्स बन जाते हैं, उसमें भी फ्लूइड भर जाता है, उसी को हम पस्ट्यूल्स और बॉयलर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्बनक्यूल्स। कार्बनक्यूल का मतलब होता है मस्सा बना देना। मतलब इस तरह से जो मस्से बन जाते हैं उसका जो फ़ॉर्मेशन होता है वो भी हमारे स्टेफ़ाइलोकोकस ओरियस के कारण होता है। यानी कि मस्से का फ़ॉर्मेशन करने के लिए जो है वो स्टेफ़ाइलोकोकस ओरियस रिस्पॉन्सिबल है। दिखाई दे रहा है ईज़िली? इस तरह से उसका फ़ॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है? तो ये भी किसके कारण हो रहा है? स्टेफ़ाइलोकोकस ओरियस के कारण। नेक्स्ट है हमारा स्टेज। ठीक है? मतलब आँखें आना, आँखों में से फ्लूइड आना मतलब आँखें रेड हो जाना, रेडनेस आना, उसमें स्वेलिंग आ जाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे स्टेफ़ाइलोकोकस ऑरियस के कारण होती हैं। नेक्स्ट है एब्सेस मतलब हमारी बॉडी में जो घाव बन जाता है, फोड़े बन जाना, फ्लूइड का फ़ॉर्मेशन होने लगना, है ना? तो घाव बनाने के लिए जो होता है, वो भी स्टेफ़ाइलोकोकस ऑरियस रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो का मतलब होता है हमारी जो स्किन होती है हमारी कौन-सी स्किन? हमारी नोज़ वाल के एरिया वाली स्किन और हमारे माउथ के बाहर वाली स्किन मतलब नोज़ और माउथ वाली जो एरिया होता है वहाँ पर इस तरह से ये फ़ॉर्मेशन होने लगेगा। दिख रहा है इस तरह से?
तरह से क्या होता है, छोटे-छोटे से बारीक महीन दाने बन जाते हैं, ठीक है? वो जो बारीक महीन दाने होते हैं वो किसमें प्रेज़ेंट होते हैं? बेसिकली वो बच्चों में होता है, जो माउथ और नोज़ के सराउंडिंग प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इम्पेटिगो। ये भी जो होता है, ये स्टेफ़ाइलोकोकस जो ओरियस होता है वो क्वैस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैम्फिगस न्यूनैट्रम। पैम्फिगस न्यूनैट्रम का मतलब उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूनेंट, ठीक है? यानी कि न्यूनेंट बेबी में ये डिसीज़ होती है। पैम्फिगस का मतलब होता है छोटे जो बच्चे होते हैं उसके अंदर आते हैं और उस छालों के अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। छाले दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे से, ये जो छाले हैं इस छाले के अंदर क्या हो रहा है, पानी भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं पैम्फिगस न्यूनैट्रम, ठीक है? माइक ऑफ कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वॉन्ड इन्फेक्शन। वॉन्ड्स इन्फेक्शन कॉज़ करने के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस, जो होता है वो भी हमारा वॉन्ड्स इन्फेक्शन कॉज़ करने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है, ठीक है? इस तरह से घाव का फॉर्मेशन हो गया, या इस तरह से जो बर्निंग हुई है, अगर हम किसी चीज़ से जल गए, वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, छाले बन गए हैं, वहाँ पर फ्लूइड का फॉर्मेशन होने लगा, तो बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसीज़ क्वेज़ करेगा, ठीक है? यानी कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस के इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ पर बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था डीप इन्फेक्शन। क्यूटेनस इन्फेक्शन कवर हो गया। क्यूटेनस इन्फेक्शन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं हमारी? तो क्यूटेनस में आता है पस्ट्यूल्स, बॉयलर्स, कार्बनक्यूल्स, स्टीस, एब्सेसिस, एम्प्टीगो, पैम्फिगस न्यूनैट्रम और वॉन्ड्स इन्फेक्शन और बर्निंग। इतना क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डीप इन्फेक्शन। डीप इन्फेक्शन में सबसे पहले आता है हमारा ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है जो हमारी बोन होती है उसके अंदर क्या होती है, स्वेलिंग आ गई है, ठीक है? उसमें उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी ऑस्टियोमेलाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा तो टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, ठीक है? तो टॉन्सिल्स के अंदर ये इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस तरह से जो होते हैं व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये एब्नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस का, ठीक है? तो टॉन्सिलाइटिस क्वैश करने के लिए भी हमारा जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस मतलब हमारा फेरिंग्स हो गया, ठीक है? यहाँ पर हमारा प्रेज़ेंट है फेरिंक्स, ठीक है? अब ये जो फेरिंक्स है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन को ऐस करने के लिए, इसके अंदर पस का फॉर्मेशन के लिए, अंदर छाले बना देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये फेरिंजाइटिस डिसीज़ भी कॉज़ करता है। अब हमारा जो अंदर फेरिंक्स प्रेज़ेंट है उसके अंदर कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होने लगता है। यानी कि ये क्या करता है, फेरिंजाइटिस डिसीज़ जो हो रही है उसे कॉज़ करेगा। उसके साथ-साथ ये क्या करता है, हमारी माउथ के अंदर भी पस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मतलब जो हमारे साइनस होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन के लिए, स्वेलिंग के लिए भी स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा निमोनाइटिस। जो निमोनाइटिस होता है मतलब हमारे जो लंग्स हैं, इस लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कॉज़ करने के लिए कैपेबल होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनाइटिस, ठीक है? आगे हम बात करते हैं एम्फाइमिया। एम्फाइमिया की कंडीशन क्या होती है? एम्फाइमिया मतलब हमारी ये क्या है, एक बॉडी कैविटीज़ है, दिखाई दे रही है, ठीक है? कौन-सी कैविटी है हमारे? थोरैसिक कैविटी। अब जो थोरैसिक कैविटीज़ होती है उसमें क्या प्रेज़ेंट होते हैं, हमारे लंग्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अब ये जो कैविटीज़ है, ठीक है? कैविटी में प्रेज़ेंट है। तो ये जो कैविटीज़ होती है मतलब हमारी थोरैसिक जो कैविटी है जहाँ पर हमारे लंग्स प्रेज़ेंट है, जो हमारे चेस्ट की वॉल है, ठीक है? वहाँ पर क्या होने लगेगा, तो उस वहाँ पर जो है हमारी
कैविटी है उसके अंदर पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये तो हमारी ये कैविटीज़ है, ठीक है? अब इसके अंदर पस का फॉर्मेशन, इसको एनलार्ज करके दिखाया है इधर, ये दिखाई दे रहा है येलो कलर का फॉर्मेशन, यानी क्या कि क्या हो गया, ये पस का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो एम्फाइमिया डिसीज़ को एज करता है। एम्फाइमिया का मतलब होता है हमारी जो बॉडी कैविटीज़ होती है, उन बॉडीज़ कैविटीज़ के अंदर पस का फॉर्मेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी क्या करेगा ये, आपके लंग्स में जो कैविटीज़ होती है उसके अंदर भी पस बना देगा, यानी कि वेरी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना? कि लंग्स में भी पस का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस की। तो एंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है जो हमारे हार्ट होती है उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन को एज करना, उसमें स्वेलिंग को एज करना। जो हमारी हार्ट की जो वॉल होती है उसमें 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये तीनों जो होती हैं वो लेयर्स इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? स्क्रीन शो हो रही है? हेलो? 1 मिनट। अब हो रही है ना? आता है हमारा नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मतलब जो हमारा हार्ट है उसमें 3 वॉल प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो हमारे जो हार्ट की जो इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम, उस एंडोकार्डियम के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन को ऐस करने के लिए जो है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजस क्या है, हमारा एक ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है? ये मेनिंजस जो है हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन करना, स्वेलिंग को ऐस करना, हाँ, ठीक है, वहाँ पर हमारे जो ब्रेन का पार्ट मेनिंजेस है उसके अंदर पस फॉर्मेशन के लिए भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब मेनिंजाइटिस होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या-क्या होगा, तो आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगा, थकान होने लगेगी, ठीक है? और क्या होता है, सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होने लगेगी, आपको नाउज़िया की कंडीशन क्रिएट होगी, वॉमिटिंग होगा, कन्फ्यूज़न होने लगेगा, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, मतलब कन्फ्यूज़्ड रहना कि ये भी है, कोई सा फ़ैसला नहीं ले पाना, वैसी कंडीशन जो होगी वो सभी क्रिएट होने लगेंगी, ठीक है? तो ये सब क्वैश करने के लिए भी हमारा स्टेफ़ाइलोकोकस ऑरियस रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया मतलब होता है हमारा जो ब्लड है, ठीक है? यह दिखा ब्लड वेसल्स है, ठीक है? उसके अंदर हमारी ब्लड सेल्स प्रेज़ेंट है, हमारे आरबीसी सेल्स प्रेज़ेंट है, हमारी इसमें डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेज़ेंट होंगी, वेरियस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स इसमें प्रेज़ेंट होती हैं, हमारी इसके अंदर प्लेटलेट्स भी प्रेज़ेंट होती हैं, हमारी प्लेटलेट्स प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? तो जो हमारा ब्लड है, ठीक है? जिसमें हमारी क्या प्रेज़ेंट है, ब्लड सेल्स प्रेज़ेंट है। उन ब्लड के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया की प्रेज़ेंस हो जाती है, यानी कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेज़ेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैक्टीरियमिया, ठीक है? तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए भी कैपेबल होता है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी पायेमिया। पायेमिया का मतलब होता है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, लाइक हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए, हमारा ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर भी पस बनने लग गया। जैसे कि डिसीज क्वेजिंग कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल यूरिन होता है उसमें कोई से भी ब्लड सेल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब डिसीज की कंडीशन क्रिएट होती है, जैसे कि ऑक्यूल ब्लड की कंडीशन आ गई, तो उसमें ब्लड क्या होता है, यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगता है। वैसे ही जो हमारे पायमी की कंडीशन होती है, इस पायमिया की कंडीशन में जो पस है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने लगेगा, यानी कि ब्लड के अंदर ही पस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? या हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन होते हैं, उन हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन के अंदर भी पस का फॉर्मेशन होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी पायमिया। और ये जो पायमिया होता है वो हमारे स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है। इतना क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। तो स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हमारे किडनी, ब्लडर, यूरेटर, यूरेथ्रा में भी इन्फ्लामेशन आ जाता है, यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है। ब्लड आपका जो यूरिन है उस यूरिन के साथ साथ हमारे यूरिन में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगते हैं, ठीक है? तो ये सारी कंडीशंस जो भी हैं वो भी हमें यूरिन के थ्रू देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड पॉइज़निंग।
फूड पॉइज़निंग की कंडीशन में क्या होता है, तो फूड पॉइज़निंग की जो कंडीशन होती है, यानी कि ज जो जब हम फूड खाते हैं, तो वो फूड क्या करता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद वो पॉइज़न का वर्क करने लगता है, लाइक अ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो ये कब होता है, तो आपने कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंज़प्शन किया है, वो आपने खाया, खाने के 2 से 6 घंटे बीत चुके हैं। उस 2 से 6 घंटे बीतने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में फूड पॉइज़निंग क्रिएट होने लगेगी, लाइक आपको वॉमिटिंग हो रही है, डिज़ीनेस देखने को मिल रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, डायरिया की कंडीशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, इंटेस्टाइनल कॉलिक्स बन रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, अगर आपने कोई से चाइनीज़ फूड या अदर प्रोडक्ट खाएँ, तो उसके सभी के कारण ये हो सकती है। ठीक है? तो जब हमें फूड पॉइज़निंग की कंडीशन क्रिएट हो रही है, जब आप इसके नॉर्मल टेस्ट लगवाएँगे, तो नॉर्मल टेस्ट लगवाने में जैसे कि हम किट के थ्रू लगवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, 1 वीक कंप्लीट होने के बाद ये टेस्ट पॉज़िटिव आते हैं, लेकिन जब आप इसका कल्चर लगवाते हैं, तो कल्चर लगाने में 12 से 24 घंटे में ये पॉज़िटिव आएगा। यानी कि आपको फूड पॉइज़निंग हुई, आपने गंदा फूड खा लिया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंज़प्शन कर लिया, आपको क्या होने लगी, वॉमिटिंग होने लगी। ठीक है? अब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा आपको क्या करना है, कल्चर लगवाना है। ठीक है? आप जाके क्या करिए, लेबोरेटरी में कल्चर लगवा लीजिए। जो पेशेंट था, वो लेबोरेटरी में गया, उसने कल्चर लगवाया। हमने हमारा कल्चर प्लेट लिया, इसके अंदर हमारा ऑलरेडी प्रेज़ेंट है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, ठीक है? अब हमने सैंपल कौन-सा लेना है, ये हमें वोमिट सैंपल लेना है, पेशेंट का कौन-सा वोमिट सैंपल लेना है। इस वोमिट सैंपल को लिया, हमने इसको स्प्रेड करा 12 से 24 घंटे के लिए, हमने इसको इंक्यूबेट कर लिया इंक्यूबेटर के अंदर, फिर इसके अंदर हमें क्या होगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस ग्रोथ को हम इज़िली उठाएँगे, माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट करेंगे, आप सिंपल से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लस हम इसमें ग्रोथ उठाने के बाद उस ग्रोथ से हम कल्चर भी लगा सकते हैं। अगर आपको कलरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म देखना है, तो बेशक आप स्टेनिंग कीजिए, और अगर आप विदाउट कलरफुल नेचुरल कलर में देखना चाहते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट उठा के माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। इतना क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मतलब कि हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल के ये हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, ठीक है? जनरली हमारे कलीग्स वगैरह, हमारे रिलेटिव्स कोई भी इन्फेक्टेड हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम जनरली सिर्फ़ हॉस्पिटल में गए, और जो हमारा हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है। वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेज़ेंट हो सकते हैं, वहाँ पर वायरस प्रेज़ेंट हो सकते हैं, वहाँ पर फंजाई, अदर पैथोजेंस जो होते हैं, वो प्रेज़ेंट हो सकते हैं, वो प्रेज़ेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो इन सभी के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होगा, हमको डिसीज़ क्वेज़ड होने लगेगी, ठीक है? तो जनरली सिर्फ़ हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट में आने से ही हमको क्या होती है, डिसीज़ क्वेज़ हो जाती है, तो वो कहलाता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है? तो हॉस्पिटल में हमारा इसका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर बेशक स्टेफ़ाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट होगा, जो क्या करेगा, आपको डिसीज़ क्वेज़ करेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्किन एक्सफोलिएटिव डिसीज़। स्किन एक्सफोलिएटिव डिसीज़ मतलब जो हमारी स्किन है, उसके ऊपर क्या होते हैं, छाले बन जाते हैं। उन छालों का बनना, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? इसको बोलते हैं हम एक्सफोलिएटिव डिसीज़, यानी कि इसके अंदर छाले बन जाते हैं, जैसे कि बॉयलर्स हो गया। अब बॉयलर्स बताया था हमने आपको कि स्किन की सतह पर दाने बन जाते हैं, जिसमें फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। पेम्फिगस न्यूनैट्रम बताया। पेम्फिगस न्यूनैट्रम में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं जिनमें क्या होता है, छाले बन जाते हैं, और उस छाले के अंदर फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हम जल जाते हैं। जब हम जल जाएँगे, तो क्या होगा, हमारी जो स्किन होती है, वहाँ पर छाले बन जाते हैं, उसके अंदर फ्लूइड प्रेज़ेंट होता है। वैसे ही कंडीशन होती है। उसके बाद रिटर्स डिसीज़ होती है, और उसके बाद स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम की कंडीशन भी है, जो हमको देखने को मिलेगी। देखिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम, है ना? बॉयलर्स इम्पेटिगो मतलब जो हमारे स्किन है, वहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन होने लगेगा, तो ये हमारा बॉयलर्स इम्पेटिगो की कंडीशन है। पैम्फिगस न्यूनैट्रम यानी कि छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों में क्या होगा, छाले बन गए हैं, और उस छाले के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेज़ेंट है। ईज़िली देख पा रहे हैं आप, ठीक है? इसको बोलते हैं हम पैम्फिगस न्यूनैट्रम, जो कि छोटे बच्चों में होता है, न्यूनैट में होता है। अब रिटर्स डिसीज़ क्या होती है? रिटर्स डिसीज़ जो होती है, वो हमारे नवजात शिशुओं में होती है, जिसमें क्या होता है, जो स्किन होती है, वो क्या होती है, निकलने लगती है, ठीक है? स्किन जो होती है, वो ऑटोमैटिकली झड़ने लगती है, उसको हम बोलते हैं रिटर्स डिसीज़। नेक्स्ट आता है
हमारे स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम। स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वहाँ पर फ्लूइड का फॉर्मेशन भी होने लगता है, ठीक है? छाले जैसे बनने लगते हैं, उसके अलावा जो हमारी स्किन है वो निकलने लगती है। दिखाई दे रहा है किस तरह से स्किन हो गई? ये सारी जो होती है वो स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम के अंदर आती है। इस स्कॉल्डेड ये जो स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम है, बॉलस, इम्पेटिगो, रिटस, ये सभी डिसीज़ को ऐस करने के लिए हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करते हैं हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हाई फीवर हो गया, वोमिटिंग की कंडीशन हो गई, हाइपोटेंशन हो गया, डायरिया, ये सारी कंडीशन जो होती है वो हमें स्टेफाइलोकोकस के कारण देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। तो लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है वो क्या कर रहा है, पस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो पस लेंगे। ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होता है स्टेफाइलोकोकस, तो सैंपल में हम क्या ले लेंगे, ब्लड सैंपल ले लेंगे। उसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे यूरिन में प्रेज़ेंट होता है ना? हमारे मेनिंजेस में इन्फेक्शन कॉज़ करता है, यानी कि हम वहाँ से सीएसएफ सैंपल कलेक्ट करेंगे। स्टूल में भी इन्फेक्शन कॉज़ करता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज़ करेगा, फूड पॉइज़निंग कॉज़ करेगा। तो स्टूल सैंपल और फूड पॉइज़निंग कॉज़ कर रहा है जिससे हमें उल्टी हो रही है तो हमें वॉमिट सैंपल लेना है। फूड पॉइज़निंग किसके थ्रू हुई, आपने जो फूड खाया उसका सैंपल हम लेंगे, तो इससे ईज़िली हम जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। अब हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो हम उसमें डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन करते हैं, कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया बायोकेमिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और एंटीजेनिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन में हमको करनी होती है ग्राम स्टैनिंग, ठीक है? ग्राम स्टैनिंग जब हम करेंगे तो ग्राम स्टैनिंग की हेल्प से क्या करते हैं हम, ग्राम पॉज़िटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कल्चर लगाएँगे, कल्चर हमने आपको आगे बता ही दिया कि ब्लड अगार, मेकॉन की अगार, पेप्टोन वाटर, मिल्क अगार, उन सभी के अंदर हमको कल्चर लगाना है। तो कल्चर हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? किस तरह से कल्चर लगाना है, सारी चीज़ें हम आपको ईज़िली बता चुके हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव आता है, कोगुलेस टेस्ट जो लगाते हैं हम इसे, मिथाइल रेट टेस्ट लगाते हैं, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीडेस टेस्ट नेगेटिव होता है, कोगुलेस टेस्ट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है इसमें। तो ये सारे टेस्ट हमको जो होते हैं बायोकेमिकल की कंडीशन में लगाने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। तो हमारा जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव हो है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म करना होता है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? क्लियर? कोई डाउट? पक्का नहीं है? कहाँ गया? हाँ, वो तो है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अम, बाकी समझ में आया आपको? हेलो? हेलो? समझ में आया आप लोगों को? तुमको भी मंतशा? हेलो? मंतशा? अम, शिव को हाँ? नहीं, नहीं, वो यही है। अ, शिव को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना? ओके, तो कल मैं तुम लोग से पूछूँगी भी, ठीक है? एक बार पढ़ के आना फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फैज़ान आपको कुछ समझ में आया? हेलो? थैंक यू शिव। क्या हुआ भावना बोलो? आपने हैंड रेज़ किया है? ओ ओके, ओके, ठीक है। हाँ, बिल्कुल डेली क्लास लेती हूँ। टाइमिंग 4 बजे का है ना? तो आज थोड़ा जल्दी कर लिया था। मेरा रोज़ा है इसलिए तो मेरा आज मैं 4 बजे ही ले लेती हूँ। वो 3 बजे।
तो 4 बजे आज खत्म हो गई। तो आप उनको बता दीजिए, आप उनको जॉइन भी कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है? लिंक शेयर कर देंगे हम, वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ग्रुप में उनको ऐड कर लेंगे। आप उन लोग को बता दीजिए और एनरोलमेंट भी करा सकते हैं आप लोग। डेली क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सभी के लिए अलग-अलग बैचेज़ वाइज़ भी क्लासेस लग रही हैं, ठीक है? नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे हम आपको पूरे अच्छे से, ताकि आप इज़िली उसको प्रिंट करवा के पढ़ सकें। विथ डायग्राम आपको इज़िली समझ में आएगा डायग्राम से, जैसे कि हमने आपको अभी समझाया है, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।